बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, एमकेएफ के वफ़द की नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है, साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया गया है। तो दूसरी जानब निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने मुलाकात की है और उनको आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से इलेक्शन की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी है। आसिफ अली जरदारी साहब ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को हुकूमत की खातिर नहीं हटाया, देखा था कि उनसे हुकूमत नहीं चल रही, मुल्क के मफाद को तरजीह दी। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज जो है एमक्यूएम के वफ़द की नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है, साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया गया है। क्या तमाम जो इंतखाबात हैं, आम इंतखाबात की एक नई सफबंदी होती नजर आ रही है? अभी बस ही चल रही है और ये हो सकता है कि सीट एडजस्टमेंट हो जाए, हो सकता है अभी बड़ी इनिशियल स्टेजेस पे है सारा मामला। और ज़ाहिर मुलाकातें शुरू हो गई हैं, राब्ते शुरू हो गए हैं, लेकिन किसी ने तो वज़ीर आज़म बनना है, किसी ने अपोजिशन में बैठना है। अब क्या खदोखाल होते हैं उसके पार्लियामेंट के, वो देखना है। और आज से ठीक 90 रोज़ के बाद या 3 महीने के बाद आज के दिन इलेक्शन कैंपेन ख़त्म हो चुकी होगी और कल इलेक्शन होगा। ठीक है, यानी 8 तारीख को, 8 तो आज 7 गुजर गई तो सुबह वोटिंग हो रही होगी इंशाल्लाह। तो अभी 3 महीनों में क्या मामलात किस तरफ जाते हैं, इत्तेहाद कैसे बनते हैं, क्या बातचीत होती है, अदालती फैसले क्या आते हैं, अपीलें क्या होती हैं, किस तरह नॉमिनेशन पेपर जमा होते हैं, क्या होता है, ये अभी सब देखना है। और उसमें जो है वो अब स्मॉग फैली हुई है पंजाब के काफ़ी इलाकों में। तो अभी मोहसिन नकवी साहब ने, हालांकि 10 तारीख से वो सियासी सरगर्मियाँ शुरू करनी थी मुस्लिम लीग ने, लेकिन वो तातील आ गई गालिबन उस दिन। तो अब ये भी एक बीच में इशू चलेगा, स्मॉग ख़त्म होगी तो फॉग शुरू हो जाएगी, फॉग ख़त्म होगी तो स्मॉग शुरू हो जाएगी। इसी के दौरान इंतखाबी कैंपेन भी चलनी है। तो ये बहरहाल अब सियासी इत्तेहाद किस तरह से होते हैं अभी कुछ हम कह नहीं सकते कि कौन किसके साथ जाता है। बस इस पे भी स्पेकुलेशंस हैं, बातें हैं सारी। जब कोई हतमी शक्ल सामने आएगी बात करेंगे। और इसमें जो दूसरी बात है अहम, वो ये है कि मईशत और खित्ते के हालात और दुनिया के हालात और पे मुल्क की सियासत, ये सारे मामलात आपस में इंटरलिंक्ड हैं। और खित्ते में इस वक्त जो है वो जो मैंने कल भी बात कही थी और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आग भड़क रही है और फैल रही है। और पिछले 24 घंटों का अगर हम देखें कि क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ कि आग भड़क रही है और फैल रही है, और ये किसी और अंदाज में ये मामला हल होगा। ये जो फ़लस्तीन का और गज़ा का मामला है, पहली बात तो ये है कि जो इतवार का रोज़ है, अच्छा इतवार से पहले ज़रा सेक्रेटरी ब्लिंकन पे आ जाते हैं ना। सेक्रेटरी ब्लिंकन का और विलियम बर्न्स का जो दौरा, और ऑस्टिन लॉयड तो इंडो पैसिफिक की तरफ चले गए हैं, लेकिन ये बहरहाल मिडिल ईस्ट उनके लिए एक बड़ा क्राइसिस खड़ा कर गया, इसलिए कि मिडिल ईस्ट में उनको ये तवक्को नहीं थी कि उनको इतने बड़े पैमाने पे इजरायली इंटेलिजेंस के होते हुए, और अभी कोई मुल्क नहीं लड़ रहा, अभी हमास लड़ रही है, एक तंजीम लड़ रही है, और अभी हिजबुल्लाह भी पूरी तरह नहीं कूदी। तो हमास नहीं जो है वो अभी तक उनके पास इसराइल के फौजी हैं और सिविलियंस भी हैं और गैर मुल्की भी हैं, दूसरे सारे तो नहीं छोड़े उन्होंने। तो वही रमाल भी हैं सारे, उसमें कई वो कह रहे हैं मर गए बमबारी के नतीजे में। 10,500 से 11,000 तक शहादतें हो गई एक महीने में फ़लस्तीनियों की। और उसमें जो सेक्रेटरी ब्लिंकन है, अब सेक्रेटरी ब्लिंकन का ये आखिरी साल शुरू हो रहा है, उनका भी सेक्रेटरी स्टेट के तौर पे, और उनसे भी बड़ी तवक्कुआत थी, क्योंकि इससे पहले पॉम्पियो जो हैं वो तो अजीब सी एक पॉलिसी लेके चल रहे थे, माइक पॉम्पियो। तो सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है वो ज़ाहिर है अमेरिकन, जो जिसको अमेरिकन्स की आप कहते हैं कि एक यानी उनका एक अपना अंदाज है दुनिया में कि वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से, और हमेशा वो ओपन सोसाइटीज़ की बात करते हैं और खुल के बात करते हैं।
तो ये मामला जो है किसी हद तक यूक्रेन में तो चल रहा था कि यूक्रेन के मामले पे स्ट्रेटेजिक हवाले से था, लेकिन यूक्रेन का मामला उसमें स्ट्रेटेजिक पहलू ज्यादा था कि मतलब हालांकि जंग हो रही थी, इधर भी लोग मारे जा रहे थे, उधर भी लोग मारे जा रहे थे, लेकिन यूरोप की जंगों में अमूमन ये है कि ये जो जंग थी यूक्रेन की, इसका स्ट्रेटेजिक पहलू ज़्यादा था कि नेटो के कौन से मुल्क आते हैं, तो कौन सी बंदरगाहें उड़ रही हैं, तो क्या, तो वहाँ जो इंसानी अलमी है वो ज़्यादा उजागर नहीं हुए, बदकिस्मती की बात है। लेकिन ये जो गजा में इस वक्त हो रहा है, इसका इंसानी पहलू बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ पहुंचा गया कि 5,000 से ज़्यादा बच्चे अब शहीद हो चुके हैं, यानी 12 साल से कम उम्र 5,000 बच्चे, और उनकी तदफीन भी नहीं हो सकी अक्सरियत की। और इसमें मैं आपको एक एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ और उसके नॉलेज पे भी, जब पत्थर गिरे होते हैं ना, और पत्थरों के नीचे जब बॉडीज दबी हों और उनको निकाला ना जा सके, तो फिर वो कुछ देर के बाद फिर बदबू आनी शुरू हो जाती है उसमें से बॉडीज की। ना पत्थर, जाहिर है कि क्रेनें तो है नहीं जो पत्थर उठाएंगे, तो वो फिर क्या करते हैं कि वो जो चूना या तारकोल या कोई ऐसी चीज़ गर्म वो पत्थरों पर डाल देते हैं, तो वो अंदर ही कब्रें, पत्थरों के नीचे ही कब्रें बन जाती हैं, और वो जो बच्चे होते हैं या जो भी मैयतें होती हैं वो अंदर ही उधर ही दफन हो जाते हैं, क्योंकि उनको तो निकालना नामुमकिन होता है। लोगों की उंगलियां, हाथ टूट जाते हैं अपने प्यारों को निकालते निकालते कि एक पत्थर उड़ जाए किसी तरह, और लेकिन वो नहीं कर सकते, और बच्चे अंदर और लोग जो हैं वो दब के ख़त्म हो जाते हैं। और इसमें जो है मैं यमन की एक खातून को देख रहा था, अलमदाइन टीवी की एक खातून यमन की, उनको टॉर्चर किया, वो रिपोर्ट कर रही थी, उनको टॉर्चर किया, उनको काफ़ी जो वहाँ पे इजरायली आर्मी ने उनको मारा और सब कुछ किया। उसके बाद वो टीवी पे आई और एक उनके बिल्कुल चेहरे के ऊपर ज़ख़म भी थे और पट्टियाँ बंधी हुई थी, और वो वहाँ से रिपोर्ट कर रही थी। और नहीं, ये नहीं, अच्छा, तो वो जो है वो चेहरा उनका सारा ज़ख्मी, और उन्होंने उसके साथ आके फिर रिपोर्टिंग की। तो ये जो है, ये अब इस तरह के मामलात वहाँ पे दरपेश हैं, और उसमें जो है वो एक सेक्रेटरी ब्लिंकन का जो दौरा है, उस दौरे के हवाले से मैं बात कर रहा था कि एक अजब मामला हुआ। ये हुआ कि वो आए इराक़, और इराक़ में वो आके मिले मोहम्मद सुदानी से, वज़ीर आज़म से। वज़ीर आज़म चले गए ईरान, और इस दौरान फिर जब वो टर्की से रवाना हो गए, टर्की में तो दौरा उनका नाकाम हुआ। जाहिर है कि टर्की ने बड़ी एक स्ट्रांग पोजीशन ली हुई है, लेकिन वो जैसे ही आगे गए, यानी वो टोक्यो की तरफ जाना था ना उन्होंने, टोक्यो, फिर उसके बाद टोक्यो में G7 का इजलास है, G7 के बाद वो जनूबी कोरिया जाएंगे, और जनूबी कोरिया के बाद वो इंडिया से होते हुए अमेरिका जाएंगे वापस। लेकिन जब वो रास्ते में थे तो उनको इतला मिली कि शदीद हमले हुए हैं इराक़ में 3 अमेरिकन बेसिस पे दोबारा। यानी वो इराक़ आके इराक़ के वज़ीर आज़म को कह के गए कि यहाँ पे हमले नहीं होने चाहिए, और उसके बाद शदीद ख़ताइब हिज़्बुल्लाह की तरफ से शदीद हमले हुए। और ये बात बड़ी एक इसमें जो है वो, मतलब अब मैं ये कोट कहाँ से करूँ, ये कहाँ का मीडिया बता रहा है कि ये हमले हुए। ये 39 स्लाइड जिंजुआ, ठीक है। इराकी शिया मलेशिया क्लेम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अटैक्स ऑन US फोर्सेज इन सीरिया एंड इराक, ठीक है। शदीद हमले हुए, और आज जो है वो पेंटागन ने 2 बातें आज की हैं जो बड़ी अहम हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि अभी तक 27 हमले हुए हैं अमेरिकन बेसिस पे इराक और सीरिया में। ये मैं 37 स्लाइड वॉइस ऑफ अमेरिका को कोट कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि 27 हमले हुए हैं, और NBC जो है, NBC न्यूज़ कह रहा है कि 45 अमेरिकन जख्मी हुए हैं इसमें अभी तक, ईरान लिंक्ड अटैक्स। यानी ये जो तादाद है 45 अमेरिकन के जख्मी होने की,
इराक में और सीरिया में ये बड़ी अहम है, क्योंकि इससे पहले हम ये सिर्फ सुन रहे थे कि अटैक्स हो रहे हैं और मुजाहरे हो रहे हैं, लेकिन ये जो है उसके बाद ये हुआ कि जी दो मामलात इसमें और ऐसे हैं जो कि मेरा ख्याल है कि इसमें इम्पोर्टेंट हैं, जिनको डिस्कस करना अहम है। पहली बात तो यह है कि जो इतवार है जी, आने वाली इतवार ओआईसी का इजलास हो रहा है। सही। अच्छा, अब बज़ाहिर ये लगेगा कि ओआईसी का एक रवायती सा इजलास है। ये मेरा ख्याल है कि हालिया बरसों में सबसे अगर कोई अहम इजलास होने जा रहा है तो वो इस इतवार को ओआईसी का इजलास होने जा रहा है जद्दा में, और 57 ममालिक, और उसमें एक अहम बात है जी, उस इजलास की एक बहुत अहम बात है। उस इजलास को दो मुल्कों ने तलब किया है, एक का नाम है सऊदी अरब और दूसरे का नाम है ईरान। ईरान और सऊदी अरब ने उसको तलब किया है, दोनों ने। और सदर इब्राहिम रईसी जद्दा आ रहे हैं उसमें शिरकत के लिए, तैयब उर्दगन भी जद्दा आ रहे हैं, पाकिस्तान के जो वजीर आजम, गिरा वजीर आजम है वो भी जा रहे हैं, जनरल सीसी भी आ रहे हैं ओआईसी के इजलास में, इंडोनेशिया, मलाइशिया, शाह अब्दुल्ला जॉर्डन से, महमूद अब्बास, ये सारे जो मुल्क हैं ये आ रहे हैं, बहरीन, ये सारे मुल्क आ रहे हैं वहां पे ओआईसी के इजलास में। अच्छा, अब ये यूनाइटेड नेशंस का तो इजलास नहीं है ना, जब बार बार कोई वीटो कर देता, यहां कोई फैसले होने जा रहे हैं। और उसे एक रोज पहले यानी हफ्ते के रोज रियाद में अरब लीग का इजलास हो रहा है। अच्छा, अरब तीन है ना, इसको एक अगर हम देखें इसको तो एक जीसीसी है, उसको तो हम नहीं अभी डिस्कस कर रहे, लेकिन 24 ममालिक जो हैं वो अरब लीग में हैं, ठीक है। और अरब लीग जो है उसमें आप जहन में रखें कि उसमें फिर मीना के ममालिक, यानी उसमें अफ्रीका के ममालिक भी ईस्ट अफ्रीका के भी ममालिक आ जाते हैं, सूडान भी आ जाता है उसमें, ट्यूनीसिया भी आ जाता है उसमें, वेस्टर्न सहारा भी आ जाता है उसमें, सोमालीलैंड भी आ जाता है, सोमालिया भी आ जाता है। ये मुल्क जो हैं ये सारे, मौरितानिया, ये सारे ममालिक जो हैं ये मिस्र के ममालिक आ जाते हैं, जबूती भी आ जाता है, कॉमरो जिसको कहा जाता है ना, ये मुसलमान मुल्कों की फौज। अब देखें इन मुल्कों की अहमियत कितनी है, जिनको जबूती का, अब लोग उस ज़माने में जब ये फौज बन रही थी तो यहाँ बहुत सारे लोग थे, जबूती कौन सा मुल्क है, अब उनको पता चल रहा है कि जबूती स्ट्रेटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट है। अल्जेरिया, ये सारे मुल्क आ रहे हैं। और फिर ओआईसी के मुल्कों का इजलास अगले दिन होगा, जिसमें तैयब उर्दगन और जो हैं शाह सलमान, शाह अब्दुल्ला, सदर इब्राहिम रईसी, तैयब उर्दगन, ये सारे ममालिक इतवार को। और हफ्ते को जब ये अरब लीग का इजलास होगा, अभी मैंने कुछ देर पहले पूछा तो अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। मैंने कहा कि क्या ओआईसी के खिताब तक हसन नसरुल्लाह ने जो हफ्ते को स्पीच करनी है, सैयद हसन नसरुल्लाह ने, क्या वो पोस्टपोन हो गई है? उन्होंने कहा अभी तक ऑफिशियली नहीं की, लेकिन हो सकता है कि हम इंतज़ार करें कि सदर इब्राहिम रईसी जो जुम्मे को, और अर्दोगान और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया सारे मुल्क आ रहे हैं, तो हम कोई हतमी फैसला करने से पहले, ऐलान करने से पहले हम इंतज़ार करेंगे ओआईसी में और इसमें क्या होगा, क्योंकि सारी दुनिया, सारे मुल्क बैठ रहे हैं। तो एक तो ये कि हमला अटैक हो गया, उधर से सेक्रेटरी ब्लिंकन कह के गए हैं कि हमला नहीं करना, हम तो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। उन्होंने अटैक हो गया, फौरन अटैक होता सारी उस पर। तो अच्छा, अब इसमें जो है ये अटैक हो गए, और ये अटैक जो हैं ये बड़ी अजीब सी बात है कि ये अटैक्स हुए। अच्छा, ये 18वीं स्लाइड है अलमदाइन की, इस पे वो यमनी, अगर हम खातून को दिखा सकें, अलमदाइन टीवी की, वो जो हैं वो अलमदाइन टीवी की रिपोर्टर हैं, ये रिपोर्टर, इनके चेहरे पे पट्टियाँ वगैरह बंधी हुई, बड़ी ज़ख्मी कंडीशन में इनकी एक तस्वीर है, यही है खातून, लेकिन ये बहुत ज़ख्मी करके इनको, इनके चेहरे पे पट्टियाँ, वो भी हम अभी इसी शो में कोशिश करेंगे कि दिखा दें वो तस्वीर उनकी। तो ये तस्वीर है उनकी। अभी रिपोर्ट जब कर रही हैं अपने टीवी से तो इस तरह से कर रही हैं, ये गई नहीं वहाँ से, ये अपने इलाके से गई नहीं, ये इन्होंने ये इस तरह से ये अपने टीवी पे रिपोर्ट करती नज़र आ रही हैं।
ठीक है, इनको मारा है शदीद, लेकिन उसके बावजूद ये टीवी पे आके इन्होंने रिपोर्टिंग की है। ठीक है, सॉलिडेरिटी भी इनके कुछ लोग इनके साथी मर भी गए हैं, लेकिन इनको जख्मी किया था कि तुम दौड़ जाओ, ये वहां से इन्होंने नहीं छोड़ा इलाका। अच्छा, अब वहां पर क्या हुआ जनाब, कुवैत में जनाब, अच्छा कुवैत में सड़कें जो हैं वो भर गई हैं और ये पूरी दुनिया में जगह जगह पर ये बैनर्स लगने शुरू हो गए हैं और बड़े बड़े बिलबोर्ड लगने शुरू हो गए हैं कि हल कत्ल यौम अल फ़लस्तीनी, आज तुमने कितने फ़लस्तीनियों को कत्ल किया, आज तुमने कितने कितने फ़लस्तीनी मारे हैं। मतलब जगह जगह पर ये बच्चों के उनके नामों के सिंस डिक्लेयर्ड ऑनस्लॉट 7200, फिर ये रोज़ जो बिलबोर्ड्स के ऊपर वो तादाद बढ़नी शुरू हो गई है, बच्चों के नाम उनकी रोज़ जैसे होता है ना मुख्तलिफ अरब ममालिक के अंदर जी। और साथ ही ये हुआ है कि बाइकॉट की एक कंपेन शुरू हो गई है और ये बाइकॉट की जो कंपेन है ये शुरू हुई थी, मैं राइटर्स को कोट कर रहा हूँ, ये शुरू हुई थी 18 तारीख को, 5वीं स्लाइड, 18 तारीख को राइटर्स ने ये रिपोर्ट किया था कि वो मैकडॉनल्ड्स वालों की शामत आई हुई थी। मैकडॉनल्ड्स की शामत आई, उन्होंने कहा कि इसराइली फौजी जितने हैं उनको मुफ्त बर्गर हम देंगे। वो 5वीं स्लाइड, फ्री मील्स उन्होंने कह दिया 18, वो दिन है। उसके बाद जनाब वो कभी कुवैत का मैकडॉनल्ड उनको खाने दे रहा है फ़लस्तीनियों के लिए, $2,75,000 के खाने इन्होंने भेज दिए हैं मैकडॉनल्ड्स कतर वालों ने। लेकिन वो मैकडॉनल्ड्स जो है उसकी कहीं बेचारे जो है ना मैकडॉनल्ड्स वालों की शामत आई हुई है और उसमें वो मतलब है कि लोग लगे वो पीछे कि तुम्हारी तुमने कैसे ये कहा कैसे कि ये जो है ये हम इनको खाना देंगे, हम इनको बर्गर देंगे, फ्री बर्गर। और फ्री बर्गर के ऑफर करके मैकडॉनल्ड्स उस दिन से लेके आज तक मैकडॉनल्ड्स जो है अपनी सवाइयाँ पेश कर रहा है। लेकिन हैविंग सेड इट, जो टर्की है, टर्की में आज उन्होंने, और ये पूरी दुनिया में शुरू हो गया, उन्होंने टर्की में स्टार्ट किया कि बाइकॉट, 4थी स्लाइड से मैं कोट कर रहा हूँ क्योंकि ये खबरें ऐसी हैं कि जरा मार्केट के हवाले से हैं। बाइकॉट ऑफ इसराइली गुड्स अक्रॉस टर्की, ये उन्होंने पार्लियामेंट में से चीज़ें उठानी शुरू कर दी, कोक और बाकी जो ड्रिंक्स और बाकी, और वहाँ पर जो है ये उन्होंने कहा कि ये जो है ये बाइकॉट उन सारी चीज़ों का जो इसराइल से, कुछ इसराइल से ताल्लुक है, कुछ अमेरिका से, मुझे नहीं, ये कुछ मेरे ख्याल से अमेरिकन ब्रांड्स है, बाहर उन्होंने बाइकॉट की कंपेन शुरू कर दी और ये जो है ये अब बाइकॉट की कंपेन शुरू कर दी और वो ये यहाँ पे जनाब लिस्ट आनी शुरू हो गई कि उसमें क्या क्या है जनाब। उसमें प्रिंगल्स वालों की शामत आ गई, वो प्रिंगल वाले, उसमें जो है वो मैकडॉनल्ड्स, नेस्कैफे, अब ये इसमें से बहुत सारी प्रोडक्ट्स तो जो हैं वो अमेरिका की हैं, लेकिन बहरहाल इनके बाइकॉट और कॉफ़ी मेट और ये और वो सारा, तो ये सारा शुरू हो गया। और ये जो है ये इसलिए शुरू हुआ क्योंकि वहाँ पर मैकडॉनल्ड्स ने शुरू कर दिया था कि ये इनको खाना देना शुरू कर दिया था इसराइल, उसके नतीजे में ये बाइकॉट, अच्छा इसराइल का बाइकआउट कर दें और अमेरिकन प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करें और ये सारा शुरू हो गया। लेकिन दूसरा इसके आगे फिर किस्सा आगे भी गड़बड़ी हुई। दूसरी गड़बड़ ये हुई कि हूतीज ने फिर मिसाइल दाग दिया। एक तो अमेरिकन एम्बेसीज पे हुआ जी, हमले दोबारा हुए, दूसरा जो है वो हूतीज ने मिसाइल दाग दिए दोबारा। और ये यहाँ पर ये हूतीज का जो दोनों मैं कोट कर रहा हूँ, यहाँ पे राइटर्स को भी कोट कर रहा हूँ। यमन हूतीज लॉन्च ए न्यू बैच ऑफ ड्रोन्स, उन्होंने फिर दाग दिए ड्रोन्स। ये यहाँ पे अमेरिकन जो है वॉरशिप्स भी आई हैं। और फिर उसके बाद अल मसरिया, ये उनका टीवी है, उनका मीडिया है, ठीक है, उमर राशिद, इलात एंड अनप्रिपेयर्ड सिटी अंडर थ्रेट, ये उन्होंने प्रॉपर दिखाया है कि यहाँ से हमारे मिसाइल्स गए हैं समंदर के ऊपर से और वो इलात के ऊपर जाके गिरे। राइटर्स ने 15वीं स्लाइड राइटर्स को भी कोट कर देते हैं कि यमन के हुतीज ने, और ये बहुत आज तो बहुत मारे इन्होंने, आज तो उन्होंने पूरा वो चला दिया ना पूरा, यानी बहुत अमेरिकन ने क्या कि वो अभी तक खामोश हैं, लेकिन ये सेक्रेटरी ब्लिंकन के दौरे का असर हुआ है कि उसके बाद ये हुआ है।
अब मैं इसको क्या कामयाब दौरा कहूँगा? ये तो बहुत अजीब व गरीब किस्म का दौर है। अच्छा, यहाँ से पहुँच गए वो G7 के इजलास में, टोक्यो में पहुँच गए। अच्छा, वहाँ ये जो है ना, ये जो G20, ये G7, ये जो इंडिया में हुआ था अभी, या इससे पहले इंडोनेशिया में हुआ था, या G7 के इजलास, वो लोग बेजार आ गए हैं। ये जापान और साउथ कोरिया और फिलिपीन और इंडोनेशिया, इंडिया मुझे नहीं पता कि इंडिया में क्या सेंटिमेंट्स हैं, लेकिन मेरा ख्याल में वहां पर भी सेंटिमेंट्स होंगे कि बजाय इस रीजन को डिस्कस करें, वो पहले यूक्रेन आ जाता था, अब गजा आ रहा है। देखें ना, मतलब पहले यूक्रेन G20 के ऊपर आ गया, मतलब इंडोनेशिया में तो इंडोनेशिया की बात करें, वो कोई उधर के इंडो पैसिफिक की बात करें, कोई और बात करें, लेकिन अब ये कि यहां पर भी पहले भी यूक्रेन 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 चल रहा, अब वो गजा आ गया है, और गजा तो बहुत ही ज्यादा ऊपर आ गया है। लेकिन फड्डा क्या हुआ है, वो G7 के मुल्क लड़ गए आपस में उधर, यानी सेक्रेटरी ब्लिंकन G7 यूरोप, प्रॉपर पुराना यूरोप, पुराने अमीर मुल्क, जिसमें कोई सऊदी अरब नहीं है, जिसमें कोई चाइना नहीं है, जिसमें कोई मतलब और कोई नहीं है, वही पुराने, ठीक है, इटली, फ्रांस, ये वो सारे जो एक जमाने में हुआ करते थे। अब उन्होंने वहां पर जो G7 के अंदर जो है, वो राइटर्स ने पहले तो खबर दी कि इनकी पॉलिटिकल 22वीं स्लाइड, पहले तो उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल रेलेवेंस टेक पे लगी हुई है कि ये गजा में क्या करते हैं G7 की। अब G7 ममालिक जो हैं वो गजा में क्या कर रहे हैं, उन्होंने भाई राइटर्स ने कह दिया कि गजा पे जो है वो, यानी गजा ही गजा है उधर, हालांकि वो टोक्यो में रहे, गजा, वो डिस्कस गजा हो रहा है। और फिर उसके बाद जो है वो वहां पर एक और तमाशा हो गया। अभी सेक्रेटरी ब्लिंकन के साथ जो है कुछ अजीब ही तमाशा हो रहा है। ये जहां जाते हैं लोग पहले से वहां तैयार खड़े होते हैं। तो अब जनाब ये 23वीं जो स्लाइड है, असाही शिम्बा, प्रोटेस्टर्स इन जापान डिमांड एंड टू इजरायली स्ट्राइक्स इन गजा। वो जापानी निकल के आ गए, वो तैयार खड़े थे ब्लिंकन का इस्तेकबाल करने के लिए। अब यानी एक अजीब मुसीबत, तुर्की जाओ तो तुर्की में खड़े हैं, उधर जाओ उधर खड़े हैं। जापान गए, उन्होंने कहा शुक्र तो शुक्र खुदा का, जापान आके सुकून के साथ टोक्यो में घूमूंगा मैं, यहाँ पे उधर फिर खड़े हैं टोक्यो वाले। ये इसराइल की ऐसी की तैसी, ये बंद करो, इसको कहो कि बंद करें। और साथ ही फिर उसके बाद जो है वो दूसरी जो चीज वहां पे हुई कि इख्तलाफात सामने आ गए। ठीक है, अच्छा, इससे पहले भी हुआ था, पहली तारीख को भी हुआ था। ये अगर 24वीं स्लाइड देखें ना, वो पहली तारीख को तो वो इजरायली एम्बेसी में नहीं, ये अभी मेरे ख्याल से आज ये कल में ही वो इजरायली एम्बेसी में घुस गए थे। ये जापान में, ये मैं किसी मुसलमान मुल्क की बात नहीं कर रहा हूं, जापान में वो इजरायली एम्बेसी में घुस गए थे। 24 स्लाइड अगर हम दिखाएं, वो घुस गए थे इजरायली एम्बेसी पे टोक्यो में। ठीक है, अब मसला ये है कि उसके पास उन्होंने बड़ी तादाद में जमा होके नारे, वो इजरायली सोच रहे हैं ये जापानी कहां से आ गए हैं बीच में, ये कहां, इनका क्या ताल्लुक है। मैंने कहा पूरी दुनिया में, ये क्रिश्चियंस हो, ये सिख हो, ये मुसलमान हो, ये इवन हिंदूज हो, ये मैं इस वक्त जो पॉलिसी है मैं हमेशा सेपरेट करता हूं उसको इंडियंस के साथ, इंडियन फॉरेन पॉलिसी को इंडियंस के साथ में सेपरेट करता हूं। ये जो मोदी सरकार की पॉलिसी, इसको इंडियंस के साथ कभी नहीं मिलाना चाहिए। बहुत यानी दर्द दिल रखने वाले इंडियंस हैं जो बहुत ज्यादा, जिनके अंदर ये बात है कि जी ऐसे मौके पे हमें ये नहीं करना चाहिए था जो हम कर रही है हमारी सरकार। अच्छा, अब जनाब तो वो उधर आपस में फड्डा पड़ा हुआ है G7 पे, और G7 पे फड्डे का लेवल ये है कि अगर मैं वहां का मीडिया आपको दिखाऊं तो वो ये जो 20 स्लाइड है, वो जो कॉइन है वहां का जैपनीज, तो वो ये कह रहे हैं कि जी ब्लिंकन G7 यूनिटी एक चाहते हैं कि जी एक क्राइसिस हैवी ग्लोबल एजेंडा लेकर आए हैं, लेकिन वो चाहता, और लेकिन उसके आगे क्या लिखा हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट एज वेल फॉर G7 टू कम टुगेदर इन फेस ऑफ दिस क्राइसिस। एक क्राइसिस कौन सा क्राइसिस, यूक्रेन को दफा करें, ये गजा वाला, ठीक है ना, एक आवाज के साथ हमें आना चाहिए। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर कशीदा के साथ बात करते हुए कहा। अच्छा, ये प्राइम मिनिस्टर जो है, इनका नाम भी बड़ा जबरदस्त है, कशीदा, बहरहाल, तो ये जो है वो उन्होंने कहा एक उसके साथ आना चाहिए, लेकिन जो इस पूरे के पूरे रौले का जो भांडा फोड़ा है, वो फोड़ा है इसराइल ने फोड़ा। इसराइल की भी नजरें हैं कि उधर जापान हमारे साथ, कौन कौन मुल्क साथ है हमारे, कौन इधर के। अब वो 25वीं स्लाइड उठा के देखें, वो ब्लिंकन सीक्स G7 यूनिटी एज क्रैक्स इमर्ज ओवर गजा पॉलिसी।
कुछ मुल्कों ने कहा कि नहीं जी, हम तो गजा के ऊपर इस तरह का बयान नहीं देंगे फलस्तीनी। ये 25वीं स्लाइड दिखा रहा हूं टाइम्स ऑफ इसराइल की। यानी ब्लिंकन के लिए एक अजाब बन गया है, एक ये गजा जो है ना, यानी एक मुसीबत बन गई। 5 तो लोग बैठे हैं उसमें, पांचों के पांचों, सातों के सातों तो ये तो यूरोप के लोग हैं, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ये कौन सा कोई यूनाइटेड नेशंस का, वो 7 आदमी उस सातों के आपस में लड़े, क्रैक से मर्ज हो गए। उन्होंने कहा नहीं, हम तो स्टेटमेंट नहीं देंगे फलस्तीनियों के खिलाफ, हम क्यों दें, वो जुल्म हो रहा है, इन्होंने वापस नहीं जाना अपने मुल्कों में। लाखों हजारों लोग निकले हुए सड़कों पे। अब जनाब ये एक अजीब रौल है कि G7 के अंदर स्टेटमेंट नहीं तैयार हो रही है। अगर G7 में स्टेटमेंट तैयार नहीं होती सीज फायर की, और एक यानी सेक्रेटरी ब्लिंकन की अजीब पोजीशन है, एल्बनीज घूम रहे हैं साथ चाइना में शी जिनपिंग के साथ, सेल्फियां, तस्वीरें खूबसूरत, वो चलते फिरते आगे पीछे, वो एल्बनीज की खूब आवभगत हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम पहुंचे हुए हैं, ऑकस समझ नहीं आ रहा, एक डेलीगेशन अमेरिकन ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं, क्या मुसीबत है, क्या रौला है, ये बंदा कहां से निकल गया हाथ से। वो कह रहे हैं भाई इंजॉय करो, वो चिल कर रहे हैं शी जिनपिंग के साथ ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, अब इसमें जो है, इसमें दूसरा एक मामला एक और अजीब हो गया, और ये देखें, ये है स्ट्रेटेजिक मामला, ये है स्ट्रेटेजिक मामला। जो इब्राहिम रईसी हैं जी, आपको पता है पाकिस्तान से जो अनवारुल्लाह काकड़ साहब हैं, ये भी जा रहे हैं कल, ये जा रहे हैं ताजिकिस्तान और मेरा ख्याल से उज्बेकिस्तान जा रहे हैं, वहां पे इजलास हो रहा है, वहां इब्राहिम रईसी भी आ रहे हैं, वहां से फिर ये जाएंगे सऊदी अरेबिया, वहां से जाएंगे इजलास में शिरकत के लिए। लेकिन वहां जा क्यों रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, एक सवाल है ना, जाने की क्या वजह है। 2 चीजें बड़ी अहम हुई हैं, 2 चीजें अगर इसको किसी ने समझना हो, खास तौर पे हमारे दुनिया के लोग या पड़ोसी हमारे, ये 14वीं स्लाइड देखें। ईरान, उज्बेकिस्तान, इसको नाम पढ़े गौर से, ईरान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड टर्की। ईरान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, टर्की फॉर्म ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ठीक है जी। अच्छा, ये जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इसको अगर नक्शे पे हम देखें तो ये इस तरह से बनता है, यानी ये नक्शा जो है, ये ईरान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और टर्की, ये जो है ये ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बना रहे हैं। आगे जाके इसमें काजाकिस्तान भी शामिल होना चाह रहा है, काजाकिस्तान भी शामिल हो जाएगा। अच्छा, कल काजाकिस्तान जा रहे हैं ये हमारे प्यूटिन साहब, प्यूटिन कल काजाकिस्तान में होंगे, काजाकिस्तान भी चाह रहा है। इस मैप को अगर हम दिखाएं ना, दूसरा ये वाला मैप जो है, तो इस मैप के अंदर हमको, इस वाले मैप में ये जो अगर बड़ा मैं, हाँ, तो इसमें हमें वहां से काजाकिस्तान भी घूमता नजर आ रहा है। लेकिन इसमें जो कमाल की बात ये है कि इसमें ईरान भी, तेहरान भी, वो चाबार इसमें गायब हो गया। ये मिडिल कॉरिडोर कहलाता है, ये BRI का मिडिल कॉरिडोर है, सही, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ये हिस्सा है, जिसमें इंडिया गायब हो गया। यानी अब ईरान लिंक हो गया है टर्की के साथ। ये अब आप कमाल देखें, ईरान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, टर्की से सामान जाएगा यूरोप, फारिक कौन हुआ बीच में, चाबहार, यानी चाबहार से ही जाएगा, लेकिन चाबहार लिंक हो गया है। ये टर्की, ये बजाय इधर से आर्मीनिया और अफगानिस्तान और ये इधर, ये फारिग हो गए, ये जनाब ये ऑपरेशनल रहेगी पोर्ट, ये उधर से उधर जाएगा, इधर से ये सीपैक से, भाई सीपैक से सामान यूरोप तो नहीं जाना ना, सीपैक तो चाइना था ना ऐसे, तो ये वाला इधर से यूं निकला, ये इधर से यूं निकला, आगे वो आपस में मिल गए सारे। ये अब एक ऐसा मुआहदा हुआ है कि मैंने आपसे वही कहा ना कि हर रोज कोई ऐसी खबर आती है जी, कि जिसमें मैं सोचता हूं कि वो के ब्लॉक में वो क्या कर रहे हैं बैठे हुए, कि अगर टर्की का ईरान के साथ मुआहदा हो गया, बेल्ट एंड रोड में टर्की तो नहीं है ना जी, बेल्ट एंड रोड में टर्की का है। आगे जाके पता चला कि आगे जाके इशू हुआ तो ईरान और ये भी मिल गए, आगे अफगानिस्तान भी मिल गया। तो ये पूरा जो एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इसमें है ही नहीं सही। यानी अब अच्छा, टर्की जो है वो ब्रिक्स में भी आ रहा है, टर्की SCO में भी आ रहा है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये जो स्ट्रेटेजिक मामलात है ना, ये साथ साथ, यानी इब्राहिम रईसी भी वहां जा रहे हैं, उज्बेकिस्तान और वो काजाकिस्तान जा रहे हैं, वो उसके बाद सऊदी अरेबिया और यहां पहुंचेंगे। यहां आके ये इन द मीन टाइम कंप्लीट एक असेसमेंट देंगे, एक बयान जारी करेंगे। उधर से सेक्रेटरी ब्लिंकन धमकी लगाए, तुम्हारी खबरदार, तुमने हमारे फौजियों को जाते जाते हुती ने भी चला दिया, उन्होंने भी चला दिया, उन्होंने भी मिसाइल मार दिया। ये अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है कि पूरी अपनी ये जो मिडिल ईस्ट की पॉलिसी है और जो ग्लोबल पॉलिसी है, क्योंकि डर खौफ खत्म हो गया लोगों का,
जब डर खौफ खत्म हो जाए ना, और वो ये हो कि धमकी दे के गए तो इराक ने वो तीनों, इरबिल पे भी, हरीर पे भी, तीनों जगहों पे बेसिस पे भी मारा, इधर हुती ने भी चला दिया पूरा। तो बात यह है कि अगर ये सूरत हाल हो, और सऊदी अरेबिया ने, जाहिर है सऊदी अरेबिया और बाकी मुल्कों ने कॉरिडोर दिया कि यहाँ से ऊपर से फ्लाई करेंगे तो हम रास्ते में नहीं रोकेंगे, ऐसे तो नहीं होती मार सकते ना। तो ये मेरे ख्याल से ऐसी चीजें जिसको अमेरिका को देखना चाहिए और गौर करना चाहिए कि क्या वजह है कि अफ्रीका पे निकल गया, मिडिल ईस्ट पे निकल गया, यूरोप पे निकल रहा है, ये जो इंडो पैसिफिक के इलाके पे निकल रहे हैं। पॉलिसी अपनी रिवाइज करनी चाहिए। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हो एक छोटे से ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद मुमकिन है? इत्तेहाद तो मेरा नहीं ख्याल, देखें जो ये तो खुदा ही जानता है इलेक्शन में क्या होगा, लेकिन जो पावर कॉरिडोर्स हैं इस्लामाबाद के, उनमें तो मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत को देखा जा रहा है आने वाले अरसे में, और मजबूत तगड़ी हुकूमत देखी जा रही है। ठीक है, और उसके साथ इत्तेहादी भी होंगे उनके साथ जो है वो देखते हैं कि कौन कौन से, और जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी क्या हिकमत अमली बनाती है, अपोजिशन में जाती है, इनके साथ जाती है, क्या होता है। तो ये एक बात जो पावर कॉरिडोर्स में चल रही है वो ये कि हुकूमत तो मुस्लिम लीग नून की ही आ रही है। अब इत्तेहादी कितने होंगे, सीटें कितनी होंगी, अपोजिशन में कौन बैठेगा, क्या, ये वो बातें हैं जो अभी होनी बाकी हैं, मतलब जिनके ऊपर बातचीत चल रही है। अभी तो ये कि जी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ रही है। अच्छा, तो ये मैंने कहा ना भाई, खतोखाल वाजे नहीं हुए। जमीयत उलमा इस्लाम जाहिर है कि वो मौलाना फजलुर रहमान के बड़े करीबी ताल्लुकात हैं नवाज शरीफ साहब के साथ। नवाज शरीफ साहब के साथ सबके ही अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, सवाए, और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की तो बड़ी ज़ाती दोस्तियाँ रही हैं एक ज़माने में, बहुत अच्छी। फिर बहरहाल सियासत जहाँ ले जाती है वो फिर अजीब सा मामला है। लेकिन ये कि ये देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर क्या मामला होते हैं। मैं जो बात कह रहा था ना कि ये इसमें स्ट्रेटेजिकली क्या सूरत हाल डेवलप हो रही है पूरी दुनिया में। एक तो ये कि जो कॉरिडोर है, ये कॉरिडोर जो मिडिल कॉरिडोर है, ये तो बन गया। ठीक है, यानी ईरान, तुर्कमेनिस्तान और टर्की और ये उज़्बेकिस्तान, ये सारा उधर से उधर चला गया, लेकिन इसमें इंडिया ऑन बोर्ड नहीं है। इंडिया को अपनी पॉलिसीज को देखना चाहिए, हम गुजारिश कर सकते हैं उनसे। दूसरी बात यह है कि बहुत हैरत का इजहार किया है हिंदुस्तान टाइम्स ने आज, जो 43rd स्लाइड है, और हैरत का इजहार उनको करना भी चाहिए। ये उन्होंने लिखा है कि मुस्लिम वर्ल्ड नीड्स टू यूनाइट अगेंस्ट इसराइल अग्रेशन, ईरान प्रेसिडेंट ने कहा है। लेकिन फिर साथ ही वो ये भी कह रहे हैं, वो हैरत का इजहार भी एक उनकी न्यूज़ है, इसमें हैरत का इजहार भी वो कर रहे हैं कि बड़ी हैरानकुन बात है कि दोनों जो मुल्क हैं, सऊदी अरेबिया भी और ईरान भी, वो एक साथ मिलके कॉल कर रहे हैं, जो बड़ी हैरानकुन बात है। वो एक साथ मिलके कॉल कर रहे हैं OIC की कॉन्फ्रेंस को। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो चाइना का है ना मामला, आज वॉशिंगटन पोस्ट ने बल्कि आज 2-3 ऐसे हैं जिसको आप कहें कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक तो वॉशिंगटन पोस्ट ने ये बताया है कि दुनिया की जो बंदरगाहें हैं, उन वो बंदरगाहें जो हैं, वो जो पोर्ट्स हैं, वो चाइना के पास चली गई हैं। ये वॉशिंगटन पोस्ट ने पूरा इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा है, और उन्होंने कहा है कि चाइना इज एक्वायर्ड ग्लोबल नेटवर्क ऑफ स्ट्रेटेजिकली वाइटल पोर्ट। मतलब ये उन्होंने पूरी एक रिपोर्ट बनाकर, और फिर उसके बाद उन्होंने इसके ऊपर ग्राफिक्स भी अपने दिखाए हैं, अगर हम दिखा सकें। इन्होंने ग्राफिक्स दिखाए हैं कि कहाँ पोर्ट्स हैं पूरी दुनिया में, कौन कौन सी वाइटल स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स हैं, जितनी भी हैं। ये जो आपको जगह जगह नजर आ रहे हैं ना, ये कोई वो लोगोज नहीं है, ये वो कंपनीज है चाइना की जिन्होंने मुख्तलिफ बंदरगाहों पे काम ले लिए। ये चाइनीज कंपनीज हैं, और ये पूरी दुनिया का नक्शा है। सही। तो ये इतनी बंदरगाहों पे चाइना, जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जो आप समझें कि बंदरगाहें हैं, वहां पे चाइना आके बैठ गया। ये वॉशिंगटन पोस्ट ने आज ये रिपोर्ट दी है। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो इकोनॉमिस्ट ने, उनका जो इंटेलिजेंस यूनिट है, उन्होंने आज स्पेस
खला से इमेजेस शाये की हैं, और वो इमेजेस शाये की हैं उन्हें थ्रेट ऑफ हिजबुल्लाह कैन बी सीन फ्रॉम स्पेस। अच्छा, ये जो उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, ये अगर देखा जाए तो ये तो थ्रेट ऑफ हिजबुल्लाह कैन बी सीन फ्रॉम द स्पेस। वो ये बता रहे हैं कि हिजबुल्लाह कहाँ कहाँ मौजूद है। उन्होंने जो मैप आगे दिखाया है, उस मैप के अंदर उन्होंने फिर ये बताया कि हिजबुल्लाह जो है वो इसराइल के कहाँ कहाँ कितनी तरफ मौजूद है। तो ये दरमियान में इसराइल है, और ये जो रेड कलर है ये हिजबुल्लाह है। ये आप इधर से देखें तो ये आपको ये हिजबुल्लाह, पूरी हिजबुल्लाह रेड, ये आपको लेबनान में भी नज़र आ रही है। यहाँ 400 फायर किए हैं, यहाँ से 200 ये आपको नज़र आ रही है सीरिया से और इराक से, ये आपको नज़र आ रही है, ये सॉरी इराक से, वो ऊपर सीरिया से, वो उधर लेबनान, ये सारी जो है ये यहाँ से जंग छिड़ी हुई। तो इस तरह ये हिजबुल्लाह मौजूद है, ठीक है, सीरिया में इधर इधर इधर, ये इन्होंने स्पेस से दिखाया है। और दूसरा जो है वो इन्होंने ये जो एक और इनका मजमून, वो भी अगर इकोनॉमिस्ट को देखे आज का तो उसको भी देख ले। दो उनके आर्टिकल्स हैं आज इकोनॉमिस्ट के। एक तो ये कि क्या इसराइल हमास की जो जंग है ये पूरे मिडिल ईस्ट के, पूरे अरब वर्ल्ड के अंदर ट्रिगर कर सकती है 45th जो उनकी बड़ी पढ़ने वाला मजमून है इकोनॉमिस्ट का। और तीसरा ये कि सेटलर्स जो हैं ये मैम लेकर आ गए वेस्ट बैंक में, तो एक हंगामा बपा है वेस्ट बैंक में, जिसके नतीजे में वहां पर कोई ना जंगबंदी होती, तो फलस्तीनी आर क्लोज टू मतलब वहाँ रेबलिंग के, मतलब इस बात के चांसेस हैं कि रेबल्स खड़े हो जाएं, वहाँ पे बगावत हो जाए, और वहाँ पर अब वो नहीं माने किसी को भी। और ये अरब वर्ल्ड के अंदर फिर उन्होंने बताया, इसको जरा रेड को इसको बड़ा करेंगे जरा थोड़ा सा, ये उन्होंने अरब वर्ल्ड के बताया कि जहाँ अनरेस्ट है पूरे अरब वर्ल्ड के अंदर, उन्होंने बताया लीस्ट रिस्ट और हॉट मोस्ट, ये मोस्ट ये पिंक से फिर गहरा होता जा रहा है, गहरा होता जा रहा है। और ये यहाँ पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये मिडल ईस्ट के अंदर यहाँ पे सोशल अनरेस्ट फैल रहा है, ठीक है। और ये रेड से किसी वक्त भी कोई पिंक हो सकता है, किसी वक्त भी कोई गहरा हो सकता है, कम हो, लेकिन ये फैल रहा है पूरा पूरा मिडल ईस्ट के अंदर। और ये फैला तो एक्चुअली अफ्रीका में भी हुआ है ना, फैला तो ये इधर लैटिन अमेरिका में भी हुआ है, लेकिन यह है कि बहरहाल मिडिल ईस्ट के अंदर ये अमेरिका को अपनी पॉलिसी रिविजिट करनी चाहिए कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि उनके हाथ से पोर्ट्स भी निकल रही हैं, उनके हाथ से बाकी मामलात भी निकल रहे हैं, उनके हाथ से तवज्जो सारी जो है वो। अच्छा, उधर जेलेंस्की, उस जेलेंस्की को वो इन्होंने आज रॉकेट दागे हैं रशियंस ने कि वो अंदर बगावत हो गई है। सही। और जेलेंस्की की जो फौजें हैं, जो फौज है उसमें बगावत हो गई है, और बगावत इसलिए हो गई है कि अब वो जेलेंस्की वहाँ ठहर नहीं पाएंगे ज़्यादा अरसे, क्योंकि वो अंदर से ये हो गया ना कि भाई आप सारा का सारा आपने हमसे झूठ बोला। और ये फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है 26वीं स्लाइड कि जेलेंस्की कॉल्स फॉर डिसिप्लिन एज क्रैक्स इमर्ज इन केव्स यूनिटी। वो उनकी अंदर ख़त्म हो रही है ना, फौजी उनके कह रहे हैं कि आपने में मरवा दिया, आपने गलत, आपने कहा अमेरिका ये करेगा वो करे, वो तो डम करके भाग गए। फिर स्काई न्यूज़ कह रहा है कि यूक्रेन एनिमी टू फेस बिग प्रॉब्लम एज एनालिस्ट पॉइंट फिंगर एट जेलेंस्की। मतलब जेलेंस्की के लिए वहां पर प्रॉब्लम ये हो गई है कि वहां पर वो कैसे, वो मतलब तवज्जो सारी उधर चली गई है। अच्छा, ये देखें राइटर्स ने क्या खबर दी है। राइटर्स की मैं एक स्लाइड पे क्लोज करूंगी, ये अभी राइटर्स ब्रेक कर रहा है। आर्म ड्रोन्स शॉट डाउन, 41st स्लाइड, आर्म ड्रोन्स शॉट डाउन ओवर इराक एयरपोर्ट वेयर यूएस बेस इज लोकेटेड। ये वो जगह है जहां से कल ये कल यहां से गए हैं, कल यहां पे सेक्रेटरी ब्लिंकन गए हैं, और आज वहां पे इराक के अंदर यूएस फोर्सेस, जहां पर वो जो हरीर का इलाका है ना, मैंने आपसे कहा कि बिल्कुल एयरपोर्ट के पास, एक तो इरबिल है, एक हरीर है, एक नीचे ये जो एनल असद है, तो ये हरीर के जो बेस है वहां पर अटैक्स हुए हैं, और ये राइटर्स रिपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे बताएं कि जब ऐसी सूरत हाल हो कि सेक्रेटरी ब्लिंकन भी हैं, ऑस्टिन लॉयड भी हैं, सेंटकॉम सब मेरीन न्यूक्लियर लेकर आ गया है, उनके कैरियर्स घूम रहे हैं, और यहाँ पे मुल्क खामोश हैं, लेकिन जो कहीं हुतीज, कहीं हिजबुल्लाह, कहीं आगे, और जाहिर है कि ये हो नहीं सकता कि मुल्कों की सपोर्ट के बगैर ये सब काम कर रहे हैं, ठीक है। अब सवाल ये है सारा कि अगले 1 या 2 दिन में क्या हफ्ते इतवार से पहले इसराइल पे फैसला करेगा। वो तो कह रहे हैं कि गजा को हम खाली करवा के गजा पे भी हम ही रूल करेंगे, या ये है कि उसके बाद फिर इब्राहिम रईसी और तैयब उर्दुगान और सऊदी अरेबिया और इजिप्ट और जॉर्डन और पाकिस्तान और ये सारे ममालिक गजा की जंग बंदी के हवाले से कोई इक़दाम उठाएंगे। लेकिन
मैंने आपसे कहा ना कि सईद हसन नसरुल्लाह ने अपनी स्पीच शायद वो करें हफ्ते को, शायद वो इतवार का वेट करें, क्योंकि ये सारे मुल्कों के जो सरबराहान हैं ये जमा हो रहे हैं और ये इजलास बुलाया, ये कमाल की बात, इजलास को ईरान और सऊदी अरब ने बुलाया है ओआईसी का इजलास। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये पहला दौरा है सदर इब्राहिम रईसी का सऊदी अरबिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों, गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।